नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राहु की प्रारब्ध की सीरीज चल रही है और पिछला वीडियो जो था वो प्रथम भाव के राहु को लेकर था और आज हम बात करने वाले हैं अगर 8वें भाव में राहु होता है तो क्या कर्स होती है और 8वें भाव के राहु को लेकर व्यक्ति जो है कौन से भोग भोगता है, उसमें क्या खासियत होती है, किस प्रकार का उसका कर्म बंधन होता है, किस प्रकार की उसकी कर्स होती है, राइट। तो 8वां भाव क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए, राइट, कि 8वां भाव जो होता है वो गूढ़ विद्या का, तंत्र मंत्र यंत्र का, पैतृक संपत्ति का, क्रॉनिक डिसीजेस का, एक्सीडेंट्स का भी होता है। 8वां भाव जो है वो जातक के जो अनअटेंडेड इमोशंस होते हैं वहां पे भी आता है, राइट, वो भी दिखाता है। 8वां भाव और पंचम भाव ऐसे ये दो भाव ऐसे हैं जो जातक की बुद्धि को दर्शाते हैं। कौन सी प्रकार की बुद्धि है? पंचम भाव की जो बुद्धि होती है वो जातक को समाज में उसकी बुद्धिमत्ता दिखाती है कि वो किस प्रकार का बुद्धिमानी व्यक्ति है। वही अष्टम भाव की बुद्धिमत्ता जो है वो केवल और केवल अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए वो अष्टम भाव की बुद्धिमत्ता आपकी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जातक को अगर जीवन में कुछ ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, किसी को करोड़पति बनना है, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारी वास्तु चाहिए, या किसी को साधनाओं में अग्रसर होना है, किसी को तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी को ज्योतिष क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी को रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है, ये आपकी गुप्त बुद्धि होती है कि इसमें कैसे वो उच्चता प्राप्त की जाए, कैसे वो हाईएस्ट लेवल की चीज़ें, अनसीन जो चीज़ें हैं, जो हिडन है, उसको कैसे प्राप्त करें। और उसे प्राप्त करने के लिए आप गुप्त बुद्धि का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि घर में अगर आप लक्ष्मी जी का हवन कर रहे हैं या अपने घर में समृद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लोग IVF के लिए जाते हैं, IUI के लिए जाते हैं, तो क्या उसका ढिंडोरा पीट कर जाते हैं? नहीं जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं, या किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति, संतान लक्ष्मी हो, कोई भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, व्यक्ति गुप्त रूप में करता है। गुप्त रूप में करता है मतलब क्या है कि जिसके बारे में ज़्यादा वाणी से नहीं बोला जाता है वो होती है अष्टम स्थान की बुद्धि। और वहाँ पे जब राहु आते हैं तो राहु के पास में एक ही बुद्धिमत्ता है, बाय हुक बाय क्रुक मुझे वो चीज़ प्राप्त करनी है। अष्टम भाव का राहु एक्चुअली जातक को तांत्रिक बनाता है, या उसका गत जन्म का चक्र जो है वो तंत्र से ही संबंधित है। मतलब उसकी कर्स क्या है? वहाँ पर कर्स ये है कि गत जन्म में उसने तंत्र इस विषय को लेकर या गुप्त विद्या इस विषय को लेकर क्या किया है? कुछ न कुछ कर्म किया है, कर्म बंधन किया है। अष्टम भाव एंशिएंट विद्याओं को दिखाता है और राहु वहाँ पे आते हैं तो उस एंशिएंट विद्या में जितना भी गुप्तांग है, मतलब गुप्त रूप से जो उसका भाग होता है वो पूरा एक्टिवेट करते हैं। इसलिए अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है, बहुत अच्छी जमीन के नीचे जाने की बुद्धिमत्ता, या ये कहिए कि किसी भी चीज में नीचे जाकर बहुत डिगिंग डीप जो होता है ना, वो राहु देते हैं। परंतु अब ये राहु कौन से हैं? उच्च के हैं, नीच के हैं, कौन से राशि के हैं? मेष राशि के राहु के लिए मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे अश्विन नक्षत्र के अगर ये राहु हैं तो ये घर में, अब मान लीजिए कोई वैष्णवाइट पूरा खानदान है और उस खानदान में कभी किसी ने अघोर के लिए, कभी किसी ने तंत्र मंत्र के लिए कभी कोई अग्रसर नहीं हुआ होगा, परंतु ये जातक उस चीज़ में अग्रसर हो सकता है। वो उस चीज़ की घर में शुरुआत करेगा, वो पहला व्यक्ति होगा कि उस खानदान में उस व्यक्ति ने उस चीज़ की शुरुआत करी है। क्योंकि अश्विन नक्षत्र, जब भी कोई ग्रह अश्विन नक्षत्र में है तो वो उस चीज़ की शुरुआत करते हैं। अश्विन कुमार जो हैं वो कौन है? तो देवों के डॉक्टर्स हैं और अश्विन कुमारों के पास में बहुत सारी मिराकुलस शक्तियाँ हैं। तो गूढ़ चीज़ों को प्राप्त करने की बुद्धिमत्ता है उनमें। तो जब राहु इसमें आते हैं तो व्यक्ति में गूढ़ और तंत्र मंत्र के विषय में और ज़्यादा गूढ़ बुद्धि बढ़ जाती है। अब ये अष्टम भाव का जो राहु है ना, देखिए अष्टम भाव कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र का भी है। तो राहु जब अष्टम भाव में है तो ये
षड्यंत्रकारी भी होते हैं, कॉन्स्पिरेसी करने वाले भी होते हैं। षड्यंत्र करके प्राप्त करना, तो घर में बहुत बार कलह का वातावरण जो निर्मित होता है, पार्टीशंस होते हैं, घर का बंटवारा होता है, ज़मीन जायदाद का बंटवारा होता है, या खेती बाड़ी का बंटवारा होता है। तो जब ऐसा होता है तो अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, और अष्टम भाव में जब ये राहु आते हैं, जिसके भी अष्टम भाव के राहु होते हैं, उसके पास में वो षड्यंत्रकारी बुद्धि है। चाणक्य नीति नहीं, कौन सी नीति है? तो महाभारत के जो शकुनी है वो किरदार याद करिए। उस किरदार की जो बुद्धिमत्ता है ना, वो बुद्धिमत्ता उनके पास होती है, और वो जातक जो भी आसपास के व्यक्तिमत्व होते हैं उसे किस प्रकार से उपयोग करना है वो जानते हैं। उस हर रिश्ते का, हर नाते का कैसे उपयोग करके लेना है अपने फायदे के लिए, ये भी बुद्धि उस जातक के पास में होती है जिसका अष्टम भाव का राहु है। अब अगर ये अष्टम भाव का राहु नीच का होगा ना, तो वो बुद्धिमत्ता सामने वाले का नुकसान करके अपना फायदा करना ये दिखाती है। वही अगर वो उच्च का है ना, तो वो जोर शोर से डंके के साथ में वो चीजें करता है, और परंतु डिस्गाइज होकर रहेगा। मतलब श्रेय चाहिए भी और श्रेय नहीं लेना है ऐसा दिखाना, अपना बड़प्पन दिखाना, बोस्टिंग करना उस चीज को लेकर। अष्टम भाव के राहु के पास में पराशर ऋषि के अनुसार अष्टम भाव का जो राहु है वो गत जन्म का जो तांत्रिक कर्म है, मतलब जो गुप्त कर्म है, वो दूषित किया गया है। मतलब किसी न किसी पद्धति से जब राहु के साथ में मंगल, शनि जैसे ग्रह जुड़ जाते हैं, तो वो मारण विधि करने वाला, षटकर्म करने वाला, विचार क्रिया करने वाला, या जब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु तक पहुंचाने वाला, इस प्रकार की क्रिया तक वो कर चुका होता है गत जन्मों में। बाकी हालांकि बहुत सारे ऐसे अलग फैक्टर्स हैं जहाँ पे वो जुड़ते हैं। पत्रिका को संपूर्ण रूप से देखने के बाद ही उस निष्कर्ष पे आया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं कि इस प्रकार का प्रारब्ध व्यक्ति का देखने के लिए मिलता है। अब अष्टम भाव का राहु मिथुन राशि का है। अब मिथुन राशि मैथुन की राशि है, राइट। अष्टम भाव गुप्त स्थान है, गुप्त बुद्धि है, तो वो व्यक्ति, उसका कर्म बंधन कहीं ना कहीं शुक्र से अगर जुड़ जाता है, तो वो सेक्स या काम भावना से संबंधित भी कहीं ना कहीं वो कर्म होता है। बहुत बार जब वशीकरण क्रिया की जाती है, मतलब षट कर्म में वशीकरण क्रिया करना, कि जो व्यक्ति के साथ में ब्रेकअप हो गया है, राइट, वो व्यक्ति वापस से मेरे वशीभूत होकर रह जाए, वापस से मेरे पास आए। इसके लिए बहुत सारे हम सुनते हैं ना ऐसे किस्से कि जो लोग षटकर्म कराते हैं, वशीकरण करते हैं। तो जैसे षटकर्म की हम बात करते हैं ना, तो षटकर्म कौन से हुए? तांत्रिक षटकर्म की बात कर रहे हैं, राइट। जरूरी नहीं कि इसके लिए जातक तांत्रिकों के पास जाए, तांत्रिक होकर ये कर्म करे, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति गत जन्म से इन क्रियाओं को करते हुए आ रहा है, इन क्रियाओं में अभ्यस्त है, उसे किसी के पास जाने की या किसी तांत्रिक के आश्रय में लेकर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। अष्टम भाव के राहु के पास वो खूबी है, वो कला है, क्योंकि वो गत जन्म से उसके पास चली आ रही है। तो शांति स्थापित करना, जब पॉजिटिवली हम कहते हैं तो शांति स्थापित करना, राइट, वो भी एक षटकर्म है। जैसे उच्चाटन है, मतलब किन्हीं 2-3 लोगों में या किसी लोगों में उस भावना का उच्चाटन कर देना, उसमें से उसका इंटरेस्ट खत्म कर देना, तो वो उच्चाटन क्रिया है। आपकी वाणी, आपकी बुद्धिमत्ता है कुछ इस प्रकार से आप यूज करते हैं कि उन व्यक्तियों के बीच में या उन व्यक्तियों में वो चीज की इच्छा या वो उच्चाटित हो जाता है मन, उसमें से हट जाता है मन, वो होना। फिर उसके बाद में विद्वेषण है। तो विद्वेषण जो होता है ना, तो विद्वेषण मतलब क्या होता है? एक्चुअली विद्वेषण कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है। हालांकि उच्चाटन जो है वो एग्जैक्टली उस चीज़ का शमन करना, मतलब हटा देना है। मतलब अगर किसी लव ट्रायंगल है, उसमें से किसी एक व्यक्ति का पूरी तरह से हटाना है उसे, तो वो उच्चाटन है। या ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, एज इट इज़ यूज मत करिएगा, सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से आपको समझाया है। अब बचता है वशीकरण। वशीकरण मतलब किसी के माइंड का कंट्रोल लेना, राइट। और जो सम्मोहन है वो माइल्ड अट्रैक्शन पैदा करना है। ये सारी खूबियां हर व्यक्ति में
कुछ न कुछ किसी न किसी प्रमाण में होती ही होती है। और जब वो अष्टम भाव का राहु है उसके पास वो अपीलिंग है, और खास करके जब वो वृश्चिक राशि का राहु है तो उसके पास में वो चीज और ज्यादा है, परंतु वो बहुत बार नेगेटिव रूप में आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे राहु नीच के हो रहे हैं, और वहां पे राहु नीच के हो रहे हैं, इसलिए वो कर्म बंधन कैसा होता है कि इन सब चीजों को लेकर व्यक्ति ने, हाँ, षट कर्म को लेकर मैंने अंतिम बात नहीं बताई जो है मारण। मारण मतलब डेथ, इन्फ्लिक्टिंग पेन या डेथ हैपन करना, राइट। तो अष्टम भाव के राहु के लिए ये जब गत जन्म का कर्म बंधन अगर है, किस प्रकार से वो उस चीज में अटका हुआ है, उसकी कर्म बंधन की सीवियरिटी क्या है, वो कर्म बंधन कितना डीपली उसने किया है, उस कर्म बंधन में मतलब वो राहु किस के पास साथ में संलग्न है। गुरु, राहु, शनि, केतु, ये अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो पंचचंडाल का भी योग बनाते हैं। तो उस प्रकार का अगर कर्म बंधन बनता है तो वो व्यक्ति इज अ डेविल हिमसेल्फ। जब कली का मतलब जब कल की अवतार होगा तो कल की अवतार के साथ में, अवतार होने के पहले उनके सहायक पहले आएंगे। राम जी का जब अवतार हुआ था तो राम जी के साथ में सारे सहायक भी जन्म लिए थे उसी समय पे। हनुमान जी का अवतरण हुआ, विभीषण का अवतरण हुआ, सुग्रीव का अवतरण हुआ, जामवंत का, मतलब हर अगर कोई पॉजिटिव शक्ति उतरने वाली है तो उसी समय पे उसको सपोर्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सपोर्टिव रोल्स में है, वो सब भी उतरते हैं। उसी प्रकार से एग्जैक्टली ऑपोजिट समझ लीजिए, अगर रावण जैसा व्यक्ति जब जन्म लेने वाला है, मतलब डेविल हिमसेल्फ जब कली जन्म लेंगे, जब कली का जन्म है तो उसके साथ में वैसे ही सहायक नेगेटिव शक्तियां भी, मतलब दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाचित, ये योग के लोग भी आएंगे ना। तो कर्क राशि का नीच का मंगल और गुरु मकर का नीच का जब ये समसप्तक आता है तो वो व्यक्ति चंडाल कर्म करने वाला होगा ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ युति है। मतलब अगर ये ऑपोजिट हो जाए तो शुक्र तो मंगल उच्च के हो जाते हैं और राहु वहां पे, मंगल उच्च के हो जाते हैं और गुरु वहां पे उच्च के हो जाते हैं। तो ये युति अगर एक सामने आती, मतलब जैसे ये युति कब बनेगी, 2026 में बनेगी, जब कर्क राशि के गुरु आएंगे। और एग्जैक्टली उस पूरे कालखंड में जब तक गुरु कर्क राशि में है उसके सामने अगर वो योग बनता है और मकर राशि में मंगल आते हैं तो वो उच्च का हो जाता है, जहां पे अर्जुन और कृष्ण की युति बनती है। ये तो ये सहायक युति है ना, ये विरला व्यक्ति वहां पे जन्म लेते हैं। तो अष्टम भाव का राहु जब होता है और जब इस प्रकार के योग, दूषित योग बंधन बहुत ज्यादा हायर फॉर्म में आता है। अब इसका निवारण भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं किया जा सकता। अष्टम भाव का राहु खुद ही अपने आप में तांत्रिक होता है। तो तांत्रिक मतलब जब भी हम तांत्रिक शब्द सुनते हैं तो व्यक्ति ना डर जाते हैं, या लोग हमेशा जादू टोना करने वाले, वो स्कल धारण करने वाले, ऐसे स्मशान में बैठकर ये सब चीजें, उसका बहुत नेगेटिव सेंस में उसको समझ लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। एक पक्का साधक जो होता है वो कर्म को लेकर बहुत बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत केयरफुल होता है अपने कर्म को लेकर। जरा इधर नहीं, जरा उधर नहीं, बिल्कुल उसका फोकस रेजर शार्प फोकस होता है अगर पक्का साधक है तो अष्टम भाव का राहु उच्च का है, वृषभ का है, मिथुन का है, तो उसमें ये चीज आ सकती है और वो अच्छे काम के लिए लगाता है। जैसे अगर हमें मास लेवल की अपीलिंग करनी है, अब जैसे हम बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु हैं जो अपनी सिर्फ वाणी से बहुत सारे लोगों को सम्मोहित कर देते हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, आप जानते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कह लीजिए या ईशा फाउंडेशन कर लीजिए। इस तरह के जो गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनमें क्या खासियत होती है? अगर आप विवेकानंद जी की पत्रिका उठाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे भी कि राहु कहाँ है और किस प्रकार से काम करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अष्टम भाव से, गूढ़ विद्या से, क्योंकि अष्टम भाव से संबंध आपकी सेलिबसी से भी आता है, आपके साधनात्मक ज्ञान को लेकर भी आता है, आपके साधनाओं को लेकर भी आता है। तो उसका कर्म बंधन इन सभी चीजों को लेकर रहेगा गत जन्मों से। डिपेंड करता है कि बाकी के ग्रह, खास करके गुरु शनि कहाँ हैं, क्योंकि गुरु जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी विजडम देते हैं,
और शनि दिखाते हैं कि कर्म कैसे करें, उसे एग्जीक्यूट करें, कैसे करें, तो इनका संबंध कैसे बन रहा है और बाकी ग्रह कैसे सपोर्टिव हैं। वो कर्म बंधन जो है, अष्टम भाव का जो कर्स है राहु का, वो किस कारण एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए जैसे शुक्र, मंगल या बुध, ये कौन से योग बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जो है वो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। शुक्र मंगल जो है वो शुक्राग्नि का योग पैदा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक कर्म बंधन लक्ष्मी से संबंधित है तो दूसरा कर्म पूरी तरह से संबंधित है स्त्री से, काम भावना से, सेक्स से। तो ये राहु, अष्टम भाव का राहु एग्जैक्टली कौन सा कर्म बंधन या कौन सी कर्स लेकर आया है, ये उसमें पता चलता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, परंतु अष्टम भाव के राहु को लेकर और क्या क्या कहा जा सकता है, या ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, परंतु मैंने सिर्फ यहाँ पे झलक दी है कि कर्स क्या है। तो वो कर्स कहीं ना कहीं गुप्त बुद्धि को जो यूज किया है उसके कारण वो कर्स है, राइट। और वो गुप्त बुद्धि कहाँ उपयोग करी है, किस काम के लिए करी है, उसका उससे संबंध है। ये वीडियो पहली बार में ही समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, उसे आपको बारंबार देखना पड़ेगा, या आप जितनी बार देखेंगे तो आपको बारंबार बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे नए रिवलेशंस होंगे। और अगर ये सूत्र जो है ना, ये डिकोड करने होते हैं, तो डिकोडिंग जो है ना वो उसके लिए बहुत अलग लेवल का चित्त लगता है, व्यक्ति का अलग लेवल की नज़र लगती है। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जो है ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, क्लासिक्स में है, एंशियंट क्लासिक्स में, ज्योतिष में ये लिखित है। सिर्फ उसे समझना कैसे है, उसे इंटरप्रेट कैसे करना है, उसका प्रोजेक्शन कैसे देखना है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम किताबों में सिर्फ 8th हाउस राहु रिसर्च ये सब, नो वाई। प्रश्न ये होना चाहिए आपका, वीडियो को समाप्त करते हुए ये प्रश्न आपके मन में छोड़ के जा रही हूं कि प्रश्न ये होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण मुझे अष्टम भाव का राहु आया, राइट। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस विषय में और कुछ आप इस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपनी पत्रिका अगर समझना चाहते हैं, गत जन्म का कर्म बंधन समझना चाहते हैं, तो आप पास्ट लाइफ डिकोड करा सकते हैं मुझसे। उचित जो रेमेडीज देनी है या उसके जिसके कारण आप उभर सकते हैं अपने परिस्थितियों से, उसकी करने की तैयारी अगर है तो ही मेरे पास आइएगा, तो ही पत्रिका दिखवाइएगा, अन्यथा मेरा समय भी ना बिगाड़े, ना आपका खुद का समय या पैसा बिगाड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच। उस प्रश्न के ऊपर जरूर विचार कीजिएगा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण आपका राहु अष्टम भाव में आया है।